नमस्कार, मैं भोला चौधरी आज आपके सामने सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में जो सामान्य हिंदी का पोर्शन आता है, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, उस परीक्षा में कैसे आपको प्रश्नों को हल करना है, उसको लेके देवप्रयागम एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से मैं उपस्थित हुआ हूँ। उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि आरओ एआरओ में जो सामान्य हिंदी का पोर्शन है उसमें क्या क्या प्रश्न आते हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं और उनको कैसे आपको हल करना है। तो आरओ एआरओ में जो सामान्य हिंदी का पोर्शन पीटी का है उस पर ही हम आज चर्चा करेंगे। बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पत्र लेखन कैसे करना है हमको, या निबंध का प्रश्न जो हमको करना है वो हमको कैसे करना है। तो अगर हम आरओ एआरओ की बात करें, जो लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ एआरओ की परीक्षा होती है उसमें सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है, सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, आप जीएस जब करते हैं, जो आपको जीएस जो करना है आपको पीटी में, ठीक है, जीएस के लिए आप 140 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वहीं हिंदी के लिए आप कितना करना रहेगा, आपको 60 प्रश्न करना रहेगा। ठीक, तो ये 60 प्रश्न आपके किस पोर्शन से आएंगे, कहाँ से आएंगे, उनको ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका रिजल्ट जो है क्वालिफाई कराने में, आपको सिलेक्शन दिलाने में आरओ एआरओ में हिंदी का विशेष रोल है। ठीक, अब चूंकि 140 का जो जीएस है उसमें आप बहुत अगर ज़्यादा नंबर पाएंगे तो 90 ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर आपको जाने में दिक्कत होगी। लेकिन हिंदी का जो पोर्शन है इसमें आप जो है 55 प्लस आराम से कर सकते हैं, कुछ सावधानियां बरतते हुए, कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कि प्रश्नों को कैसे हल करना है, किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है। उन चीज़ों को अगर हम ध्यान से देख लें तो ये सारी समस्या हमारी क्या होगी, ये सारी समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 60 प्रश्न हमारे आ रहे हैं, ठीक, और 30 प्रश्न हमारे मेंस में भी आते हैं ऑब्जेक्टिव। 30 प्रश्नों को छोड़ के बाकी का जो पोर्शन है वो आपका रिटर्न है, उस पर हम लोग रिटर्न वाले पे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस है कि जो ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं हिंदी के, 60 प्रश्न आपके पीटी के और 30 प्रश्न आपके मेंस के, वो हमको कैसे करना है। निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी आप 57-58 प्रश्न किस प्रकार से कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप 55 प्लस नहीं जाते हैं तो आपके सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जीएस से लगभग सब उतना ही करते हैं, 80, 85, 82 उतना ही लगभग सबका रहता है। लेकिन अगर हिंदी पे आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो 55 प्लस आराम से आप ला सकते हैं, किसी अतिरिक्त एफर्ट की ज़रूरत आपको वहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो आरओ एआरओ का पीटी और मेंस है उसमें जो 6 पोर्शन है वो कौन कौन से हैं। तो अगर हम 6 पोर्शन की बात करें तो पहला जो हमारा है वो क्या है, पर्यायवाची। दूसरा है विलोम। तीसरा है तद्भव तत्सम। चौथा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। पांचवा है विशेषण विशेष्य। छठा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक, ये आपके 6 पोर्शन जो हैं, इन्हीं से आपका कितना आता है, 60 प्रश्न इन्हीं से आता है। प्रत्येक पोर्शन से कितना है, 10 प्रश्न। जीएस जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो भी सिलेबस आपका दिया गया है वहाँ ये डिसाइड नहीं है कि किस पोर्शन से कितना प्रश्न आएगा। ठीक, कभी इतिहास से ज़्यादा आ जाएगा, कभी ज्योग्राफी से कम हो जाएगा, कभी पॉलिटी से ज़्यादा हो जाएगा, विज्ञान से कम हो जाएगा, करंट ज़्यादा आ जाएगा, इकोनॉमिक्स कम हो जाएगा। तो उसका रेशियो घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हिंदी की एक विशेषता ये है सिलेबस की कि प्रत्येक पोर्शन से आपके 10 प्रश्न रहने ही रहने हैं।
पर्यायवाची से आपका 10 प्रश्न आएगा, विलोम से 10 प्रश्न आएगा, इसलिए आपको इस 6 टॉपिक के अलावा आपको कहीं अन्य भटकना नहीं है। ठीक, तो ये 10 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। पर्यायवाची से 10 आएगा, विलोम से जितने पोर्शन है सबसे 10 आएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 60 का, और प्रत्येक जो है कितना होगा 1 नंबर का। तो 60 नंबर का ये जो आपका हिंदी का पीटी का है, ये पीटी का जो सिलेबस है उसमें प्रत्येक पोर्शन से 10 नंबर, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10-10 नंबर का। मेंस की जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पे 30 प्रश्न आएगा और प्रत्येक पोर्शन से 6 रहेगा, जिसमें से पर्यायवाची आपकी मेंस में नहीं आएगी। ठीक, बाकी के 5 पोर्शन से प्रत्येक से 6 प्रश्न रहेगा और 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, और ये टोटल रहेगा आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। 60 नंबर यहाँ भी मिलेगा, लेकिन जीएस जो ऑब्जेक्टिव 120 नंबर मेंस का है वो 1 ही नंबर का है। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि 30 प्रश्न करके आपको कितना दुगना अंक मिलेगा। तो इसलिए बेहद सावधानी से और बेहद अच्छे तरीके से हिंदी के लिए आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जो ये वाला पोर्शन है ये शुरू से गलत करते आए हैं। जो वाक्य शुद्धि और वर्तनी की है, हम बचपन से जैसा पढ़ते आए हैं या जैसा हमारे आसपास विद्यालय में या आसपास के जो हमारे मित्र यार होते हैं, घर होता है, समाज होता है, जिस प्रकार से हम सुनते हैं उसी प्रकार से बोलते आए हैं, तो हमको ये लगता है कि यही शुद्ध है। ठीक, तो उस पर हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। अब अगर हम एक ब्रीफ जो है थोड़ा सा इसका ये देख लें कि प्रत्येक पोर्शन से जो प्रश्न आएंगे उनको कैसे हमको हैंडल करना है या कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक, हिंदी बहुत से लोग रटते हैं, तो आपको रटना नहीं है, मैं रटना नहीं सिखाता हूँ। आप जब लेटर पढ़ेंगे तो उसमें आप अन्य संस्थान में जाएंगे, अन्य टीचर से पढ़ेंगे तो वो रटाएंगे आपको बैठ के, एग्जाम्पल दे देंगे, विशेषता लिखा दिए, परिभाषा लिखा दिए कि रट के आइएगा। रटना नहीं, आपको समझना है कि ये कैसे है और क्यों है और हमको क्यों पढ़ना है। ये आखिर जिस सर्विस के लिए, जिस सेवा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसी आवश्यकता है कि आज हमको गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, आज हमको पत्र लेखन पढ़ना पड़ रहा है, या हमको हिंदी के इन सारे जो है शब्दों की जानकारी आवश्यक है। तो उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग ऐसा अपनी तैयारी ऐसी करेंगे कि हमको ये ना हो कि एग्ज़ाम आ गया यार, हमको पर्यायवाची रटनी है, हमको विशेषण विशेष से रटना है। तो रट के आप कितना रटेंगे? हिंदी अथाह है, आप रटते रटते थक जाएंगे, हिंदी नहीं खत्म होगी। तो ज़रूरत है समझने की। हिंदी को समझिए, उसको व्यवहार में लाइए। जब तक व्यवहार में नहीं लाएंगे, बोलचाल में नहीं लाएंगे, तब तक आप क्या करेंगे? आप उसका अशुद्ध उच्चारण भी करेंगे और अशुद्ध लिखेंगे भी। जैसे अगर मैं एक शब्द यहां पर लिखूं कुमकुम, और अगर मैं ये पूछूं कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो आपका उत्तर यही होगा कि सर ये शुद्ध है। ठीक, जबकि ये गलत है। इसकी वर्तनी क्या है? ये गलत है। अब शुद्ध क्यों है? क्योंकि हम शुरू से कुमकुम बोलते आए हैं। क्या लगना है? क्या पूजा में लगेगा? कुमकुम लगेगा। किसका टीका लगेगा? कुमकुम का लगेगा। ठीक, तो हम लोग वही बोलते आए हैं, इसीलिए हमसे गलतियां होती हैं। तो हमको बोलना वही है जो शुद्ध है। उच्चारण हमको जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, कोई भी टीचर आपको शुद्ध अशुद्ध रटा नहीं सकता है, उसका अभ्यास आपको खुद करना पड़ेगा। तो कुमकुम की जो शुद्ध वर्तनी होगी, ठीक, कुमकुम, कुमकुम होता है, कुमकुम नहीं होता है, कुमकुम होता है। तो आप जब तक शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, अब लिखा कुमकुम है, अब पढ़ रहे हैं आप कुमकुम, तो जब भी आप लिखेंगे तो कुमकुम ही लिखेंगे ना, कुमकुम नहीं लिखेंगे ना। तो आपको क्या करना? आपका उच्चारण जो आप उच्चारित कर रहे हैं उसको आपको शुद्ध करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण हम ठीक से करें कि हमसे जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां ना होने पाए। ठीक, अब एक शब्द अगर और हम ले लें कि
चमत्कारिक, तो ये शुद्ध है कि ये शुद्ध है? अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये शुद्ध है, ठीक, लेकिन ये भी क्या है? ये भी अशुद्ध वर्तनी है, चमत्कारिक नहीं होता है। शुद्ध जो वर्तनी है वो क्या होता है? चमत्कारिक होता है। हम शुरू से चमत्कारिक बोलते आए हैं, ठीक, इसीलिए क्या हम कह रहे हैं कि चमत्कारिक शुद्ध है, चमत्कारिक नहीं। लेकिन अगर चमत्कारिक आपके विकल्प में आ गया तो शुद्ध पूछा तो इसको आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप पढ़ने में आपको पता लगेगा, क्योंकि आपके अभ्यास में वो नहीं है। आपके अभ्यास में क्या है? चमत्कारिक है, चमत्कारिक नहीं है। अब इसका नियम क्या है थोड़ा सा वो हम देख लेते हैं। तो अगर इस तरह का अगर कोई शब्द आपके सामने आता है तो उस पर आपको समस्या कभी नहीं होगी। जहां भी किसी शब्द के साथ अगर कोई शब्द है उसके साथ इक प्रत्यय अगर लग रहा है, ठीक, जो इस प्रकार के शब्द हैं जैसे पारिभाषिक होगा, सामाजिक होगा, तो ये सारे शब्द जो बन रहे हैं वो इक प्रत्यय से ही लग के बन रहे हैं। तो जब किसी शब्द में, मूल शब्द में इक प्रत्यय लगेगा तो उसका दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे समाज, ठीक, अब इसमें इक प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो ये क्या बनेगा? सा बनेगा ना, दीर्घ हो जाएगा, पहला वर्ण दीर्घ हो जाएगा, और जा पर ई की मात्रा ये आ जाएगा और ये हो जाएगा, तब सामाजिक बना। तो अगर इसी नियम पर हम चलें, चमत्कार धन धन इक, तो ई यहां आ गया, ठीक, यहां ये हो गया, जुड़ गया, तो क्या हो गया? चमत्कारिक। तो जहां भी याद रखिए, जहां भी जिस भी शब्द में इक प्रत्यय लगेगा वो प्रथम शब्द जो रहेगा, प्रथम वर्ण जो रहेगा उसका क्या करेगा? दीर्घीकरण करेगा। अगर दीर्घ नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर दीर्घ नहीं है तो कर देगा वो, अगर दीर्घ है तो छोड़ देगा। जैसे राजनीति, ठीक, अब राजनीति में रा में दीर्घी है तो केवल क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर ई लगा है, इक का ई लग चुका है तो दोबारा नहीं लगेगा, और यहां पर दीर्घ है तो इसलिए नहीं लगेगा। तो क्या शुद्ध रहेगा? राजनीतिक। राजनैतिक नहीं शुद्ध होगा, राजनीतिक शुद्ध हो, नैतिक शुद्ध होगा। जब नीति में हम नीति में इक लगाएंगे तो बड़ी ई और छोटी ई मिलके अय बन जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? नीति का नैतिक हो जाएगा। तो जब इस नियम से अब इसको रटने बैठिए कि चमत्कारिक, पारिभाषिक, सामाजिक, ठीक, तो रट के आप काम नहीं कर पाएंगे ना। बहुत सारे शब्द हैं इक प्रत्यय से लग के बन रहे हैं, तो इक प्रत्यय का जो नियम है उसको आप फॉलो करिए कि जिस प्रकार से अगर किसी भी शब्द में इक लग रहा है तो उसके प्रथम पद को दीर्घ करेगा और लास्ट वाले पद में ई की मात्रा लग के का बन जाएगा, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा? आपकी वर्तनी की जो अशुद्धि इस तरह के शब्द में है वो आपकी कभी नहीं आएगी। तो हम इस प्रकार के जो है शब्दों का थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे जब हमारी रेगुलर क्लास चलेगी। इसके अलावा जब हम वाक्य की शुद्धि करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी समस्याएं हमको आती हैं। वाक्य शुद्धि के दौरान चूंकि उसमें नियम बहुत ज़्यादा हैं, अब उसमें संज्ञा से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, विशेषण से संबंधित अशुद्धियाँ हैं, ठीक, वर्तनी से संबंधित अशुद्धियाँ। अब वर्तनी की अशुद्धि कैसे दूर होगी? जब आप वर्तनी शुद्ध लिखने लगेंगे और किसी वाक्य में अगर वर्तनी गलत दी गई है तब आप उसको शुद्ध कर पाएंगे, अन्यथा की दशा में वो आपसे गलत होगा, ठीक। कारक के चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, वो अगर नहीं आपको पता है तो वो गलत होगा। अनुपयुक्त शब्द अगर कहीं आ जा रहे हैं उसकी अशुद्धि आपको नहीं पता चली। पदक्रम अगर गलत है, अब जैसे पदक्रम के संबंध में अगर ये कहा जाए अब इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, ठीक, कह रहा है एक पानी का गिलास दो, तो एक पानी थोड़ी दिया जाएगा, पानी का एक गिलास दिया जाएगा ना। तो इस तरह से ये पदक्रम का है। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है,
तो सरकारी महिलाओं का कोई अस्पताल थोड़ी होता है, महिलाओं का सरकारी अस्पताल होगा ना, ठीक। ये थोड़ी होगा कि सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो इस तरह से ये पदक्रम संबंधी ये शुद्धि है। मुझे गर्म गाय का दूध दो, ठीक, तो गाय का गर्म दूध दो ना, कि गर्म गाय का दूध पिएंगे आप। तो इस तरह से जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हमको देखना है ना, किस प्रकार से आयोग किस ट्रेंड पे प्रश्न पूछ रहा है, अन्यथा की दशा में हमसे गलती होगी। अब जैसे अनावश्यक शब्द अगर कहीं पे आ रहा है, ठीक, अब जैसे अब देखिए इक प्रत्यय लगा, साप्ताहिक बना ना, सप्ताह से साप्ताहिक बना, साप्ताहिक नहीं होगा ना, साप्ताहिक होगा। अब ये आया है कि आज बाजार का साप्ताहिक अवकाश है। देखने में तो सही लग रहा है सेंटेंस, किसी प्रकार की कमी हमको नहीं लग रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी सरकारी संस्था या कुछ ऐसी संस्थाओं के संबंध में किया जाता है कि वहाँ पर आज अवकाश है, ठीक, छुट्टी है, जहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं उनको वेतन मिलता है, ठीक, जो एक टाइम पीरियड बंधा होता है, जिनका एक अपना संविधान होता है, एक कानून होता है, एक नियम होता है, जिसके तहत सारे कर्मचारी उस सेवा संगत नियमावली से बंधे होते हैं, उसके तहत वो कार्य करते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी हो गया या कोई प्राइवेट संस्था हो गई, ठीक। लेकिन पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है कि बाजार का साप्ताहिक अवकाश है। तो बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होगा, अवकाश की जगह कौन सा शब्द प्रयोग होगा? बंदी, ठीक। अवकाश जो है अनुपयुक्त शब्द है, यहां पर अवकाश नहीं आएगा, आज बाजार की हो जाएगा, साप्ताहिक बंदी है, ठीक। आप मार्केट में जाते होंगे तो वहां भी सुनते होंगे कि आज बंद है, आज मार्केट बंद है। ये थोड़ी कहेंगे आज मार्केट में अवकाश है, ये नहीं कहते हैं ना, ये कहते हैं ना कि आज मार्केट में बंद, आज मार्केट बंद है। तो कभी भी बाजार के संबंध में अवकाश का प्रयोग नहीं होगा, बंदी का प्रयोग होगा। अब ऐसे ही एक सेंटेंस अगर और हम देखें, ठीक, उसके हाथों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी थीं। अब झटके में जब हम जल्दबाजी में पढ़ेंगे सेंटेंस तो क्या लगेगा कि सही है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हाथों में बेड़ियां नहीं, पैरों में बेड़ियां होती हैं, हाथों में हथकड़ी होती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उसके हाथों में गुलामी की बेड़ियां नहीं, उसके पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी थी। हाथों में बेड़ियां कभी नहीं होती, बेड़ियां कहाँ पड़ती हैं? पैरों में पड़ती हैं। अब कोई ये कहे कि आपके पैर में कंगन है, आपके हाथ में पायल है, आपने हाथों में पायल पहन रखी है, तो ये सब क्या है? ये अशुद्ध वाक्य हैं। आयोग इसी तरीके से आपके जो जल्दबाजी आप करते हैं और थोड़ा सा ये रहते हैं कि हमको हिंदी आती है, ठीक, उसी का फायदा आयोग उठाता है, छोटी छोटी चीजें दे देता है जिस पे आप कभी ध्यान नहीं देते हैं। उस तरह से आपसे ये गलती करवा लेगा, आपसे जो है गलत प्रश्न को वो सही करवा लेगा और आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, खासकर शुद्ध अशुद्ध के मामले में। और शुद्ध अशुद्ध जब तक आप सही नहीं करेंगे, वर्तनी लेखन या फिर वाक्य शुद्धि जब तक सही नहीं करेंगे, आप कोई भी रिटन एग्जाम लिखेंगे, वहाँ पर गलतियाँ अगर करते हैं तो आपका नंबर कटेगा। आप निबंध लिख रहे हैं, वहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, वर्तनी की गलती आ रही है,
ठीक। अब जैसे जब कॉपी देखी गई पिछले कुछ वर्षों में छात्रों द्वारा, प्रतियोगी छात्रों द्वारा, जो क्लास करके गए और जिनका सिलेक्शन हुआ या जिनका नहीं हुआ, उन्होंने अगर अपने मार्क्स देखे तो उन्होंने कुछ चीज़ें आके बताई कि सर नंबर कहाँ कट रहा है हमारा, कि अगर ये सावधानियां हम पहले से बरते होते तो शायद हो सकता है हमको अच्छा रैंक मिल गया होता, या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका ये कहना था कि हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो गया होता, क्योंकि हम शुरू से ध्यान नहीं दिए। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जो इलाहाबाद की टेंडेंसी है कि बच्चा लिखना नहीं चाहता है, तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम सामने है तो उसका एक ध्येय वाक्य बना लीजिए। आप पिक्चर भी देखे होंगे माझी, उसका एक फेवरेट डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक इस एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप वाक्य शुद्धि और वर्तनी पे थोड़ा सा काम कर, ज़्यादा काम मत करिए, डेली आधा घंटा ही लिखिए बैठ के, लेकिन लिखिए, कलम चलाइए। आपको एग्ज़ाम लिख के देना है, मोबाइल पे, यूट्यूब पे या लैपटॉप पे बैठ के आपको एग्ज़ाम नहीं लिखना है, टाइप करके नहीं लिखना है, आपको पेन से अपने लिखना है। तो लेखनी जब तक आप नहीं सही करेंगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि इस तरह के हमारे पुछल्ले शब्द जो वाक्यों में आते हैं, ठीक है, गया, हुआ, किया, नया, तो अगर जब हम इसका स्त्रीलिंग करते हैं तो बहुत से लोग ये लिखते हैं और बहुत से लोग ये लिखते हैं, ठीक। ये हमारा क्या है, ये स्त्रीलिंग है। और जब इसका हम बहुवचन करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत से लोग ये करते हैं और बहुत से लोग ये करते हैं। कुछ नहीं पता है, जो मन कह रहा है, जहाँ मन कर रहा है लिखते चले जा रहे हैं, ठीक। गया में भी यही करते हैं, कहीं पर ये लिख दिए, कहीं पर ये लिख दिए, कहीं पर ये लिख दिए और कहीं पर ये लिख दिए। अब ऐसा तो होगा नहीं किसी भी व्याकरण में कि आप जो मन कहे वो लिख दीजिए, उसका कुछ नियम होगा। कहीं पर ये लिख देते हैं लोग, कहीं पर ये लिख देते हैं, ठीक। कहीं पर ये लिख दिए और कहीं पर जो है हुई और हुए। अब इसमें से एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। अब जब तक आपको पता नहीं रहेगा, नियम नहीं पता होगा, आप कितने शब्द ऐसे रटेंगे कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक। आप लिखते हैं जब, तो इसका बहुवचन, इसका जो जब करते हैं हम तो बहुवचन स्त्रीलिंग इसमें चूंकि होता नहीं है, लेकिन हम जब लोग लिखते हैं तो कभी कभी ये भी लिख देते हैं। चाहिए का हम लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी ये कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि जो इस तरह के शब्द हैं, चाहिए, लीजिए, दीजिए, कीजिए, पीजिए, इसलिए, उसमें ये सही रहेगा, ए वाला ये नहीं सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ठीक। तो आप जहां भी लिखेंगे चाहिए, दीजिए, कीजिए, लीजिए, पीजिए, इसलिए, जहां भी लिखेंगे वहां लास्ट में या नहीं होगा, ये होगा, ठीक। दूसरी चीज, अब जो आपके ये चीजें दी गई हैं, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस भी मूल शब्द का अंतिम वर्ण या होगा, जिस भी मूल शब्द का, इधर क्या लिखा गया, ये मूल शब्द है, ठीक है ना, ये क्या है, ये मूल शब्द है। जिस भी मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, या होगा, उसका जब स्त्रीलिंग बनेगा तो इसी में परिवर्तन होगा। अब नया और गया, इसका मूल क्या है, या है, तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग नई और बहुवचन क्या बनेगा, नए, ठीक।
ये आपका क्या है, शुद्ध है। केवल नई दिल्ली के संबंध में आप क्या प्रयोग करेंगे, नई। बाकी जहां भी नई नए आएगा आप किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपका परीक्षा में गोला कर दिया जाएगा, नंबर कट जाएगा। इसी प्रकार से गया में तो या मूल है तो शुद्ध क्या हो जाएगा, गई, और बहुवचन में शुद्ध क्या होगा, गए। ठीक, लेकिन जिसका अंतिम वर्ण या नहीं है, ठीक, तो उसका जब स्त्रीलिंग बनेगा तो क्या बनेगा, हुई, और बहुवचन बनेगा हुए। समझ में आ गया। एक शब्द ऐसा है जिसमें आपको दोनों मिलेगा, लिए, लिए, दोनों सही है। प्रयोग कहाँ करना है, प्रयोग में सावधानी रखनी है, जब ये अव्यय के रूप में आएगा तब इसका प्रयोग होगा, और क्रिया के अर्थ में जब आएगा, क्रिया अर्थात लेने के अर्थ में, ठीक, जैसे कहते हैं ना लेना है, कुछ लेना है, तब वहां पर जब बहुवचन आएगा तो लिए होगा। लेकिन अगर कोई काम मेरे लिए किया जा रहा है, आपके लिए मैंने ये किताब लाई, ठीक, तो वहां आपके लिए में क्या प्रयोग होगा, ये वाला प्रयोग होगा, ये नहीं प्रयोग होगा। लेकिन जब लेने के अर्थ में आएगा, क्रिया के अर्थ में, ठीक है ना, तब वहां पर क्या प्रयोग होगा, लिए प्रयोग होगा। तो इसी तरीके की जो सावधानियां हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक, दूसरी चीजें जो पर्यायवाची है हमारी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं बैठ के कि एक शब्द के कितने पर्याय हैं और कौन कौन से शब्द हैं जिनको हमको रटना पड़ता है। कभी कभी आप देखे होंगे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके पर्याय की संख्या लगभग कितनी हो जाती है, 35 से 40 हो जाती है। जब हम लोग क्लास करेंगे तो वहाँ पर जब मैं लिखाऊंगा, तो अगर अभी आप तक इतने शब्दों से सामना नहीं हुआ तो मेरी क्लास में होगा कि किस एक एक शब्द के 35, 35, 40, 40 पर्याय हैं। तो अब अगर एक शब्द के 35, 40 पर्याय आप रटने बैठ गए, तब तो पर्यायवाची ही पूरी जिंदगी आप रटेंगे बैठ के, और काम तो कर नहीं पाएंगे आप। तो रटना नहीं है आपको, पर्यायवाची में कुछ शब्द रटने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर शब्द अगर आप थोड़ा सा शब्दों को तोड़ ले जाएं, थोड़ा सा उनका अर्थ निकाल ले जाएं, तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अब चूंकि ये आरओ में 10 नंबर का है, आपका पीटी में, मेंस में नहीं है, उसके अलावा सीसेट में भी आपसे पूछा जाता है। अन्य कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे बीईओ का देंगे या कोई भी जीएस का पेपर कर, कोई भी पेपर आप दे रहे हैं, वनडे का दे रहे हैं या यूपी आयोग का दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपसे जो भी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, टीजीटी, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी पर्यायवाची आता है, केवीएस के एग्जाम में भी पर्यायवाची आता है। तो हिंदी से आपका कहीं पीछा छूटने वाला नहीं है। आप टेट सुपर टेट देंगे, वहाँ भी पर्यायवाची आपसे पूछी जाएगी, विलोम पूछा जाएगा, तद्भव तत्सम पूछा जाएगा। आप ये सोचिए कि हिंदी आरओ के लिए केवल पढ़ेंगे तो ऐसा संभव नहीं कि आप केवल आरओ के लिए पढ़िए, बाकी बिना पढ़े आप निकाल ले जाएंगे। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे अपनी वर्तनी को, अपनी लेखनी को, तब तक हिंदी आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न करती रहेगी। ठीक, तो पर्यायवाची हम लोग को रटनी नहीं है, कुछ शब्दों को हम लोगों को समझना है कि अगर ये शब्द हम समझ ले जाएं तो हमको आसानी हो जाएगी। जैसे अगर हम जल अर्थात पानी, इसका पर्याय अगर हम लोग याद कर लें तो हमको कमल, बादल और समुद्र, ये 3 के पर्याय याद नहीं करने पड़ेंगे, कुछ शब्द को केवल देखना पड़ेगा, बाकी अपने आप हो जाएगा। जैसे अगर किसी शब्द के लास्ट में जा लग रहा है तो जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न या पैदा होना। ठीक, अब जल का पर्याय, मान लीजिए पानी का पर्याय क्या है, जल है, क्या लगा, जा लगा, तो जलज, जल में उत्पन्न होना। कमल का पर्याय है। ठीक,
उसी प्रकार से अगर दा लग गया जल के पर्याय में तो क्या हो गया, जलद। दा मतलब देना, पानी देने वाला। पानी कौन देता है, बादल देता है, तो बादल का पर्याय हो जाएगा। तो पानी के जितने पर्याय हैं उसमें जब जब दा लगेगा तो बादल बनेगा, और जब जब जा लगेगा तो वो कमल बनेगा। ठीक, कुछ पर्याय जो थोड़ा बहुत अलग होते हैं, जैसे कोकनद हो गया, ठीक है, और पुंडरीक हो गया, ये सब थोड़ा बहुत रटने पड़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर पर्याय आपके जल से ही आपके बन जाएंगे। जैसे अब पंक मतलब होता है कीचड़, जा लग गया पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल हो गया। ठीक, अब एक शब्द है धा, ठीक, या इसको धी कह दें, धा या धी, तो इसका होता है धारण करना। धी या धा का मतलब होता है धारण। तो जल में अगर लग गया जलधि, तो जल को धारण करने वाला, तो क्या बना, समुद्र का पर्याय बना। समुद्र सारे जलों को क्या करता है, धारण कर लेता है। तो किसका पर्याय बन गया, ये समुद्र का पर्याय बन गया। तो इस तरह से ये शब्द जहां भी लगेगा वहां क्या हो जाएगा, उससे उत्पन्न होना। अब जैसे देख लीजिए, अंडे से उत्पन्न होना, जो अंडे से उत्पन्न होगा, ठीक, अर्थात पक्षी। ठीक, द्विज, द्वि मतलब दो बार, ज मतलब उत्पन्न होना, जो दो बार उत्पन्न हो। अब जितनी चीजें दो बार उत्पन्न होती हैं वो सब क्या हो जाएगा, द्विज का पर्याय होगा। जैसे ब्राह्मण हो गया, ठीक, ब्राह्मण का दो बार जन्म माना जाता है। दांत हो गया, दांत दो बार जन्म लेता है। ब्राह्मण जैसे कहा जाता है कि जब यज्ञोपवीत होता है, उपनयन संस्कार होता है, पहले उसके पहले ब्राह्मण नहीं रहता है। ठीक, उपनयन संस्कार जब होता है तब वो ब्राह्मण बनता है। तो एक बार तो पैदा हुआ, दूसरी बार जब उपनयन हुआ तब वो ब्राह्मण के रूप में आया, तो इसलिए उसका जन्म क्या हुआ, दोबारा हुआ। ठीक, इसीलिए वो क्या है, द्विज है। ठीक, दांत, दांत एक बार जमा, टूट गया, फिर जमा, तो वो क्या हो गया, द्विज हो गया। पक्षी को भी द्विज का पर्याय पक्षी भी है। एक बार अंडे के रूप में जन्म हुआ, एक बार अंडे से हुआ। ठीक, एक बार वो अंडे के रूप में आया और एक बार अंडे से निकल के आया, तो वो भी दो बार जन्म लिया, तो इसलिए क्या हो गया, द्विज हो गया। तो जहां भी ये शब्द लगेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, जन्म लेना या उत्पन्न होना, जिस भी शब्द। तो उसका थोड़ा सा हम अगर अर्थ निकाल ले जाएं, किसका अर्थ क्या होगा, तो हमको पर्यायवाची रटनी नहीं पड़ेगी। ये सोचिए कि पर्यायवाची रटेंगे बैठ के तो रटते रहेंगे। पर्यायवाची रटना नहीं है ज़्यादा, आपका 80% काम इसी से होगा, 20% केवल आपको रटना पड़ेगा, और वो भी 20% ऐसे होगा कि आप हंसते खेलते रट जाएंगे। और नहीं तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि क्या सही होगा। जब आप करने बैठेंगे तो वहाँ पे इस तरह की समस्या आ जाएगी कि कन्फ्यूजन इस तरह का हो जाएगा कि मिलते जुलते शब्द रहेंगे। ठीक, दो शब्द है, चरणायुध और नखायुध। ठीक, अब इसको अगर तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, चरण आयुध। आयुध का मतलब क्या होता है, हथियार। आयुध का मतलब क्या होता है, हथियार होता है। तो एक ऐसा कोई है जिसका चरण हथियार है, और एक ऐसा कोई है जिसका नख अर्थात नाखून हथियार है। तो मुर्गे को अगर लड़ते हुए आपने कभी देखा होगा तो वो पैर से लड़ता है, चरण से लड़ता है। तो चरणायुध किसका पर्याय हो जाएगा, मुर्गे का हो जाएगा। और नखायुध शेर का, शेर नाखून से लड़ता है, तो उसका पर्याय किसका हो जाएगा, नखायुध, नाखून जिसका हथियार है, तो शेर का। ठीक, रक्त तुंड,
तुंड का मतलब क्या होता है? आगे का हिस्सा। जैसे वक्रतुंड, वक्रतुंड किसका है? गणेश जी का है। वक्रतुंड, तुंड का मतलब आगे का हिस्सा, ठीक। और वक्र मतलब टेढ़ा, तो आगे का हिस्सा उनका देखेंगे तो टेढ़ा है। जो सूंड है उनकी सीधी नहीं है गणेश जी की, वो टेढ़ी है ऐसे, तो इसीलिए उनका एक नाम क्या है? वक्रतुंड है। लेकिन जब हम कहते हैं रक्ततुंड, रक्त लाल का भी पर्याय है, रक्त लाल होता है, तो लाल आगे का हिस्सा, ठीक, आगे का हिस्सा जिसका लाल है, तोता, किसका पर्याय बनेगा? रक्ततुंड, तोता का बनेगा। तो आपको रटना नहीं, अब रटिए बैठ के रक्ततुंड तोता, रक्ततुंड तोता, तो रट चुके फिर, ठीक। अब इस तरह से भूलेगा कभी? नहीं भूलेगा। चरणायुध भूलेगा कभी? नहीं भूलेगा। तो जब इस तरह से हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तो पर्यायवाची में हमको कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ठीक। अब एक चीज और थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी जब हम लोग रेगुलर शुरू करेंगे अपना वर्णमाला के क्रम में पढ़ना पर्यायवाची, तब वहां पे हमें एक एक शब्दों का डिटेल करते चलेंगे, एक एक पर्याय को डिटेल करते चले। जैसे एक शब्द है आरी, ठीक, इसका मतलब होता है शत्रु, ठीक। अब बताइएगा, मृग में आर्य जुड़ा तो क्या हुआ? मृगारी बना। शब्द का अर्थ क्या निकल के आ रहा है? मृग का शत्रु। तो मृग का शत्रु कौन होता है? शेर। किसका पर्याय हो गया ये? शेर का हो गया, ठीक। मृगारी किसका हो गया? शेर का हो गया। क्या है? खरारी। खर कौन था? खर दूषण, नाम सुने हैं ना? खर कौन था? राक्षस था रामायण काल में, जिसको राम ने मारा था। तो खरारी, खर का शत्रु कौन हुआ? राम। तो ये किसका पर्याय हो गया? ठीक। तो इस तरह से जब पर्यायवाची पढ़ेंगे ना तो मजा भी आएगा और भूलेगा भी नहीं। अब एक शब्द है कपोतारी। कपोत किसका है? कपोत माने कबूतर, कबूतर का शत्रु बाज। तो कपोतारी किसका हो जाएगा? बाज का पर्याय हो गया। अब कब बैठ के रटिए कपोतारी कपोतारी बाज, कपोतारी बाज, तो कोई मतलब है? अब भूलेगा ये? अब नहीं भूलेगा कि कपोतारी किसका होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग पर्यायवाची जो करेंगे तो हम लोग इसी प्रकार से करेंगे कि किसी भी पर्यायवाची को जब हम सॉल्व करेंगे या जो हमारे प्रश्न जिस प्रकार से आते हैं उसमें ऐसे ही ऑप्शन देगा कि आप कंफ्यूज करेंगे। जैसे दे दिया कि दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, ठीक, दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। पूछ लिया पृथ्वी का पर्याय कौन सा है, अब रटे बैठे हैं नहीं कर पाएंगे। तो इसमें उर्वी क्या होगा? पृथ्वी का पर्याय होगा और उर्मी तरंग का होगा। अब पृथ्वी का पर्याय ये याद कैसे रहेगा आपको और भी तरीके से? अब देखिए, जा माने क्या था? जन्म लेना। तो जा में जब आ की मात्रा लग जाएगी तो वो स्त्रीलिंग को द्योतक करेगा, स्त्रीलिंग को बताएगा, ठीक, कि जो पैदा हो रहा है वो हो नहीं रहा है, हो रही है, ठीक। तो उर्विजा भूमि से पैदा हुई, कौन हुआ? भूमि से कौन पैदा हुआ था? कौन हुई थी? रामायण काल में कोई हुई थी भूमि से पैदा? सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ था? भूमि से हुआ था ना। तो उर्विजा किसका पर्याय होगा? सीता का, ठीक। हाँ, तो इसीलिए होता है ना। सीता, देखिए सीता कुण का जो होता है वो तो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि उसको सीता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूमि से पैदा हुई थी, ठीक है ना, इसीलिए उसको सीता कहा जाता है। अब जैसे भूमि पृथ्वी का ही पर्याय है, जा लग गया, भूमिजा, भूमि से उत्पन्न हुई सीता,
ठीक है ना। तो जा जब बड़ा लगेगा तो वो स्त्रीलिंग को दिखाएगा, तो जो भी पैदा होगा होगा नहीं, होगी। हाँ, ठीक है ना। इस तरह से इसको देखेंगे हम। दूसरी चीज, गा मतलब गमन करना या जाना। गा मतलब गमन करना या जाना। तो उर का मतलब क्या होता है? उर का मतलब क्या होता है? आगे का जो हिस्सा होता है, पेट एक तरह से कहते हैं ना, पेट को कहते हैं। जो ये आगे का हिस्सा होता है इसको कहते हैं उर, ठीक है ना। याद रखिएगा, आगे का जो ये हिस्सा होता है चेस्ट वाला, ये पूरा हिस्सा इसको कहते हैं उर, ठीक है ना। तो अब जब इसमें लग गया गा, उरग, जो पेट के बल पे या चेस्ट के बल पे गमन करे, है सर्प, सांप, तो किसका पर्याय बन गया ये? तो पेट के बल पे जो गमन करेगा वो सांप हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा चीज देख लेते हैं। ऐसे ही आपको जब पर्यायवाची पढ़ाऊंगा तो ऐसे मजा आएगी और लिखने की भी जरूरत कम पड़ेगी, सारी चीजें याद हो जाएंगी। द्वि मतलब दो, पा मतलब होता है पीना, इसीलिए देखेंगे जब एक शब्द है पादप, अर्थ पे कभी नहीं गए होंगे, पादप पादप पढ़ते चले आए हैं। पाद मतलब पैर और पा मतलब पीना, जो पैर से पीता है उसी को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं, ठीक। तो जो पौधे होते हैं इसीलिए उनका नाम क्या है? पादप है, क्योंकि वो पैर से पीते हैं, ठीक, इसीलिए उसका क्या नाम है? पादप, पैर से पीने वाला। तो अगर द्विप आ रहा है तो 2 बार पीने वाला, तो 2 बार पीने वाला हाथी, एक बार सूंड से उठाता है फिर दूसरी बार मुंह में डालता है, तो इसीलिए क्या हो गया? उसका पर्याय द्वीप हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से निर्माण ही हुआ है। जो ऋषि मुनि हमारे थे उनकी जो विशेषताएं होती थी, हाँ, किसी जैसे पर्याय बना नहीं है, जब वो रचना करते थे, अब चूंकि वहां पर दोहा, सोरठा, चौपाई छंद में उनको रचनाएं करनी थी, ठीक। अब वहां पे उनको मात्रा का भी ध्यान देना है कि जो दोहा का है 11-13 वो आना चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने उनकी विशेषता के आधार पर शब्दों का सृजन किया, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, ये इतने शब्द हमारे जो है पर्याय के रूप में। अब एक शब्द है विरंची। सुंदरकांड सुने हैं? जब लंकनी से हनुमान जी मिलते हैं, उसको मारते हैं, तो वो कहती है ना कि जब रावण ब्रह्म वर दीना सुन बिरंची मुँह चीन्हा, इसे कुछ करके है, ठीक है ना। तो बिरंची मतलब जब रावण को उन्होंने वरदान दिया था तब उन्होंने मुझे पहचानते हुए विरंची ने मुझसे ये कहा था कि जब तुम किसी बंदर के मारने से आहत हो जाना तब समझ लेना तब हुई है निश्चर संहारे, मतलब निशाचरों का तब संहार निश्चित है। तो विरंची ने वरदान दिया, विरंची मतलब ब्रह्मा। तो वहां चूंकि अब लयबद्ध करना था तो ब्रह्मा का पर्याय क्या प्रयोग हुआ? विरंची, ठीक। तो इसीलिए क्या विरंच किसका पर्याय हो जाएगा? ये ब्रह्मा का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार के जो शब्द हमारे बने हैं उनका अर्थ अगर हम देखते चलेंगे तो हमसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। जैसे एक और थोड़ा सा देख लेते हैं, चर और कर। चर मतलब चलने वाला, कर मतलब करने वाला। दो शब्द बन गया, रात्रिचर और रात्रिकर। एक रात को चलने वाला है और एक रात को करने वाला है। तो रात्र को कौन करने वाला है? चंद्रमा। और रात को कौन चलने वाला है? तो चलने वाले तो बहुत हैं, असुर, चोर, उल्लू, इन सबको क्या कहा जाता है? रात्रिचर कहा जाता है। जितने रात्रिचर हैं सब में आ जाएगा, ठीक। अब रात का जो पर्याय है,
अगर वो याद कर लें तो चंद्रमा का और इनका थोड़ा बहुत, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, आराम से हो जाए। निशाचर, ठीक, असुर चोर उल्लू, निशाकर रात को करने वाला, ठीक, चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है ना। सुधा मतलब होता अमृत, कर सुधा को करने वाला चंद्रमा, चांदनी रात होती है तब एक कहा जाता है ना कि अमृत की वर्षा होती है, तो चंद्रमा हो गया। राकापति, राका मतलब अंधेरा, राकापति, राका का स्वामी चंद्रमा, अंधेरे का स्वामी चंद्रमा। दिनकर, दिन को करने वाला सूर्य, ठीक ना। तो इस तरह से जो है, जो शब्द हमारे हैं वो अनायास नहीं बने हैं, वो किसी न किसी प्रयोजन से और किसी न किसी प्रयोग की दृष्टि से बने हैं, ठीक। तो पर्यायवाची जब हम लोग इस तरह से करेंगे कि हमको रटना कम पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमको समझ में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको तोड़ें जब, तो चीज़ें हमारी आराम से जो है हमको ग्राह्य भी हो जाएं, और ये ना हो कि यार कितना हम रटें कि कवर कर ले जाएं। तो रटना कम है, समझना ज़्यादा है। जितना अच्छे से समझ ले जाएंगे उतने जल्दी आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो है, तीसरा हमारा जो विलोम है, ठीक, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विलोम पूरी तरीके से रटना ही रटना है, उसमें हम कितना भी समझाएंगे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान क्या आपको रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर कोई संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा, संज्ञा शब्द ही होगा। कोई विशेषण शब्द है तो उसका विलोम विशेषण शब्द ही होगा, ठीक है ना, अलग नहीं होगा। तद्भव है तो विलोम तद्भव, रात का दिन होगा, ठीक, दिन का रात होगा, दिन का रात्रि नहीं होगा, रात होगा, रात्रि, क्योंकि तद्भव तत्सम हो जाएगा और रात तद्भव हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये हम ध्यान रखेंगे कि तद्भव का विलोम तद्भव और तत्सम का विलोम तत्सम, उल्टा पुल्टा नहीं कर देंगे, ठीक है ना। वो ऑप्शन इस तरह के देगा कि आपको बझाएगा, तो उस पर हमको नहीं ध्यान देना है कि ये क्या है, बस देखेंगे शब्द क्या पूछा गया है, और रात्रि भी देगा रात भी देगा। दिन का विलोम अगर पूछेगा तो रात्रि भी देगा वो आपसे और रात भी देगा, ठीक है ना। तो दिन का रात होगा, रात्रि नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको थोड़ा सा ध्यान देनी है। इसके अलावा आपका तद्भव और तत्सम शब्द का अर्थ अगर देखें तो तद धन भव, तद मतलब उससे, उससे मतलब संस्कृत से, भव मतलब उत्पन्न होना, ठीक, जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ है उसी को क्या कहेंगे हम, तद्भव कहेंगे। और तत्सम क्या होगा, तत् धन सम, तत् मतलब उसके अर्थात संस्कृत के, सम मतलब समान, जो तत्सम है जो उसके समान है उसी को हम तत्सम कहेंगे, ठीक। तो तद्भव तत्सम इसी तरह, बहुत से लोग कहते हैं तद्भव शुद्ध है तत्सम शुद्ध है, तो शुद्ध शुद्ध का यहाँ मैटर ही नहीं है। पिता भी शुद्ध है और पितृ भी शुद्ध है, ऐसा नहीं कि पिता गलत है या पितृ गलत है, लेकिन एक तद्भव है और एक तत्सम है। माता भी शुद्ध है, मातृ भी शुद्ध है, एक तद्भव है एक तत्सम है। तो उसमें जो सावधानियां हमको बरतनी हैं उसके कुछ ट्रिक हैं कि जैसे तद्भव तत्सम भी रटना ही है, समझना है, पढ़ना है उसको, लेकिन कुछ ट्रिक मैंने बनाई है, उसको जब क्लास तद्भव तत्सम की चलेगी तो वहाँ नोट डाउन कराऊंगा कि अगर हम इतने नियमों को 8-10 नियम अगर उसको ध्यान में रखें कि कौन सा शब्द तद्भव में आएगा कौन सा शब्द तद्भव में नहीं आएगा, ठीक। जैसे छात्रा हो गया, चांदबिंदी हो गई, अनुस्वार हो गया, अनुनासिक हो गया, ये तद्भव में कौन आएगा, तत्सम में कौन आएगा। अगर इन सब का ध्यान रख लें तो हमारे शब्द कम हो जाएंगे, तो कम ही शब्दों को हमको देखना पड़ेगा। एक टॉपिक जो हमारा है विशेषण और विशेष्य, ठीक। विशेषण और विशेष्य जो है इसमें भी दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो नियम से प्रश्न आते हैं, परिभाषा से पूछ लेता है
दे देगा लाइन की विशेषण कहेंगे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहेंगे, जो विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे। ठीक, विधेय विशेषण क्या है, विशेष विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उस दौरान देखेंगे। तो इसमें एक तो आता है शब्द से रिलेटेड कि दिए गए शब्दों में कौन सा विशेष्य है या कौन सा विशेषण है, या इस शब्द का विशेष्य क्या होगा या इस शब्द का विशेषण क्या होगा। तो विशेषण विशेष्य का सबसे आसान तरीका जो है वो है कि किसी शब्द की आप विशेषता निकाल के देखिए। अगर पूछा जा रहा है कि आग्नेय विशेषण है कि विशेष्य है, तो देखिए क्या आग्नेय किसी शब्द की विशेषता बता सकता है, बिल्कुल बताएगा। चट्टान की विशेषता आग्नेय है। चट्टान किस प्रकार की है, आग्नेय प्रकार की है। तो आग्नेय चट्टान मतलब चट्टान जितनी है उनमें से आग्नेय चट्टान अलग कर रहा है ना, तो उस चट्टान की विशेषता क्या होगी कि आग्नेय है, तो आग्नेय विशेषण हो जाएगा। ठीक, सुंदर पूछ ले कि सुंदर क्या है, तो सुंदर हमारा क्या होगा, सुंदर भी हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक, विशेषता के रूप में देखिए तो सुंदर कुर्सी, सुंदर वस्त्र, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, ये सब की विशेषता बता रहा है ना कि ये सुंदर है। तो जब भी कोई शब्द विशेषता बताएगा तो वो क्या होगा, वो विशेषण होगा। जो विशेषता नहीं बताएगा वो विशेषण नहीं होगा। जैसे अग्नेय बना है आग से, अब चट्टान को तो आग चट्टान हम कहेंगे नहीं कि आग चट्टान है, ये अग्नेय चट्टान कहेंगे ना। तो आग से जो विशेषण बना क्या बना, आग्नेय बना, तो आग्नेय विशेषता बताएगा तो आग्नेय विशेषण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ये संज्ञा पद हो जाएगा। दूसरी चीज जो इसमें आती है विशेषण विशेष में, वो आता है वाक्य देता है आपका एक, और इसमें पूछेगा कि कितने विशेषण हैं। ठीक, विशेषण पूछेगा कितने हैं और विशेष से पूछेगा कितने हैं। ठीक, एक सेंटेंस आपको दे देगा कि समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस तरह का एक वाक्य दे दिया, और नीचे दे दिया कि दिए गए वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो आपको काउंट करके बताना रहेगा कि इतने विशेषण हैं और इतने विशेष्य हैं। तो उसका जो नियम है, कैसे हमको निकालना है उन चीज़ों को, वो चीज़ें हम क्लास के दौरान अपने देखेंगे। 8, 10, 50 वाक्यों का हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे कोई भी वाक्य अगर आता है हमारा तो हमसे ये गलती ना होने पाए कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। क्योंकि हिंदी बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी हिंदी जो है कंप्लीट नहीं होगी। ठीक, इसके अलावा एक पोर्शन जो और बच रहा है हमारा, वो बच रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, तो एक शब्द जो पूछा जाएगा, कभी कभी एक शब्द दे देगा और पूछेगा इसका वाक्यांश क्या है। ठीक, उसका वाक्य पूछ लेगा, और या फिर वो दे देगा एक वाक्यांश दे देगा, उसका जो पूछ क्या कहेगा कि इसका एक शब्द क्या है। समझ में आया ना। तो इस तरह के जो भी है ये भी आपको क्या करना पड़ेगी, ये 10-10, 20-20 डेली आदत बना लीजिए पढ़ने की। अब इनसे अच्छाई क्या होगी आपकी कि आपका ये तो 10 नंबर का इधर और 12 नंबर का मेंस में, 6 प्रश्न मेंस में आएगा, इससे 10 नंबर पीटी में आएगा, 22 नंबर का टोटल आपके पीटी मेंस मिला के इससे रहेगा। दूसरी चीज़, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आप कोई सेंटेंस या कोई पैराग्राफ या निबंध या कुछ भी लिखते हैं तो आपके पास जितने अच्छे शब्द होंगे उतने अच्छी ही आपकी क्या होगी, लेखनी होगी, उतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को कह पाएंगे। जब हम गद्यांश लिखेंगे और वहाँ पर जब हम किसी का संक्षेपण, सारांश या भावार्थ लिखते हैं तो हमको शब्द सीमा क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। ठीक, किसी का 1/2 करना पड़ेगा, किसी का 1/3, किसी का जो है और कम करना पड़ेगा। तो जब कोई अगर गद्यांश दिया है 100 शब्द का और उसको हमको कम करके 25 शब्द में लिखना है तो वहाँ पर हमारा ये मदद करेगा। ठीक, कि कुछ ऐसे वाक्य हमको मिल जाए जिसकी जगह पर हम एक शब्द लिख सकें। अब मान लीजिए 10 शब्द का एक वाक्य दिया गया है और उसकी जगह एक शब्द लिख दिए तो 9 शब्द हमारा कम हो गया ना, तो वो हमारा वहाँ भी काम आएगा। जो गद्यांश हम 21 नंबर का आरओ में करेंगे, ठीक, वहाँ भी ये चीज़ें काम आएंगी। तो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द हमारा है, इसमें आपका जो 22 नंबर का है इसको भी आपको ध्यान से करना है। ठीक, तो ये जो 6 पोर्शन हमारे हैं
जिनमें आपका पीटी का 60 प्रश्न और मेंस का 30 प्रश्न जो 60 नंबर का ये भी होगा, टोटल 120 नंबर का प्रश्न जो है ये निरंतर अभ्यास से ही संभव है। और उसके लिए देवप्रयागम एकेडमी आपके साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी जुड़ रहा है। आप भी जुड़िए, जिससे आप अपने उज्जवल भविष्य को बना सकें। और ये कक्षाएं अब निरंतर चलेंगी, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। तो सिलेबस का डिस्कशन अभी चल रहा है। आज हमने पीटी का जो सिलेबस था उसका डिस्कशन किया। इसके अगले क्रम में हम जो पत्र लेखन हमको करना है, कौन कौन से पत्र पढ़ने हैं, उनका डिवीजन किस प्रकार से किया गया, उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, कौन से पत्र हमको किस तरह से करने हैं, उन पे एक संक्षिप्त हम लोग व्याख्यान लेंगे, उस पर संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। और उसके बाद जब हमारी विस्तृत कक्षा शुरू होगी तो पत्र लेखन हम लोग इस तरह से करेंगे कि हमको याद न करना पड़े, हम समझेंगे उसको। ठीक, आप कमल बनाना याद तो किए नहीं है कि कमल कैसे बनेगा, आपने उसको बनाया, अभ्यास किया। अगर आज आपसे हम कह दें कमल बनाइए तो आप बिना देखे कमल बना देंगे, लेकिन 3 साल के बच्चे से अगर आप कहेंगे कि आप कमल बनाए वो, तो वो नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया है, आपने अभ्यास कमल का किया है। तो प्रारूप लेखन, पत्र लेखन अभ्यास का मामला है, ना कि रटने का मामला है। वो बचपन की तरह किताब रख के ऊपर से पेन चला के कमल हमको नहीं बनाना है। उसका हमको 2 बार 4 बार 10 बार अभ्यास करना है, जिससे उसकी जो प्रारूप है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। आप किसी भी काम को, किसी भी घर को, किसी भी मकान को बनाने के पहले आप एक नक्शा बनवाते हैं, नक्शे के हिसाब से ही आपका घर बनता है। तो उसी प्रकार से आयोग द्वारा जो पत्र आपके सिलेबस में डाले गए हैं उनका एक प्रारूप निश्चित किया गया है, जो गजट में भी प्रकाशित होता है। उस प्रारूप के अनुसार आपको काम करना है। अब घर का नक्शा रटने तो बैठते नहीं हैं आप कि नक्शा लेके बैठ जाएं कि यहाँ दरवाजा होगा, यहाँ खिड़की होगा, रटें बैठ के, और मिस्त्री से आके बताए तो मिस्त्री को भी बताए गलत बता दिए, और पता लगे दरवाजा लगाना था कहीं, लगा दिया कहीं। तो ऐसे ही प्रारूप जब आप रटेंगे बैठ के, विशेषता रटेंगे, तो लिखना कुछ रहेगा, लिख के कुछ आएंगे। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, और वो समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस तरह से हम लोग अभ्यास करेंगे, इस तरह से समझेंगे कि किसी भी प्रारूप को करने में, किसी भी पत्र की विशेषता लिखने में, किसी भी पत्र की परिभाषा लिखने में, उसका उदाहरण लिखने में कभी भी आपको रत्ती मात्र भी संकोच या सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी पेन बिना सोचे ही, बिना रुके ही आराम से चलती रहेगी, जैसे कि आपके दिमाग में पहले से वो चीज़ें एक तरह से, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड कर दी जाती, सेव कर दी जाती है, एक क्लिक दबाइए पूरा चलने लगता है, वैसे ही आपका अभ्यास कराऊंगा मैं। ठीक, तो इसके अगले क्रम में हम लेटर के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।